Hello students, welcome back to Prepon. We are working on a 50 series on modern Indian history and कुछ important topics हम कर रहे हैं, बल्कि एक सीरीज़ में चल रहे हैं हम और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स वी आर स्टडीइंग. होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस. अब आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल भारत में होता है, कैसे वो अपने गेन्स बढ़ाते जा रहे हैं. लेट अस सी फर्दर. द लास्ट लेक्चर वी सॉ कि वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के ज़रिए मैसूर कैप्चर कर लिया है. साउथ इंडिया में मैसूर कैप्चर हो गया है और मराठाओं से भी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में कुछ हद तक सबड्यू कर दिया है. लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा है 1805 के आसपास, देन ही वॉज कॉल्ड बैक, क्योंकि वॉर्स बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही हैं. उधर यूरोप में नेपोलियन ने प्रॉब्लम कर रखा है इंग्लैंड के लिए, तो वो उसको वॉर के सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने वहीं हॉल्ट कर दिया है. वैसे तो ट्रीटी ऑफ बसीन पेशवा ने साइन कर दी थी इन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर. उसके बाद बट स्टिल दे वांटेड टू एजर्ट देयर इंडिपेंडेंस. फिर मराठास उसके बाद अभी कम्प्लीटली कंट्रोल में नहीं आए हैं. नॉन इंटरवेंशन की नीति के तहत कॉर्नवालिस को भेजा गया था. मैंने आपको बताया था कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है. आगे चल के फिर इस नीति को आगे बढ़ाएंगे. एंड देयर वॉज सेंट मिंटो वन, और उसके बाद फिर आ जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स. तो हेस्टिंग्स ने एक्सपेंशन को आगे बढ़ाया है. सो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल पहले हमने देखा कि कॉर्नवालिस और वारन हेस्टिंग्स ने फाउंडेशन डाली है. वेलेस्ली और हेस्टिंग्स इसको एक्सपेंड कर देंगे. तो एक्सपेंशन होता है, भेजा गया है भारत हेस्टिंग्स 1813 से 1823. देयर वाज हेस्टिंग्स established British as paramount power. उसने एग्जर्ट किया है कि नाउ द ब्रिटिश आर द पैरामाउंट पावर इन इंडिया. मुगल एम्परर को जो सिंबॉलिक एलिजियंस दी जाती थी वो उसने बंद कर दी है. नाउ द ब्रिटिश आर द पैरामाउंट पावर इन इंडिया. सो ही इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश पैरामाउंटसी, मतलब उसने कंपनी को ही सब कुछ कर दिया है. इंडियन मुगल एम्परर की वैल्यू अब हाईली सिंबॉलिक हो चली है. इन 1818 देयर वाज फॉट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. when पेशवा भोसले एंड होलकर ट्राइड टू रीअसर्ट देयर इंडिपेंडेंस. इन मराठा ताकतों ने अपने को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की है. सो they were defeated in different battles. They were defeated, rather completely defeated, in the third Anglo-Maratha war, and this brought the end of Maratha power. तो जो हेस्टिंग्स के समय, वारन हेस्टिंग्स के समय से शुरू हुआ था ट्रीटी ऑफ सलबाई, फिर ट्रीटी ऑफ बसीन हुई. उसके बाद फाइनली 1818 तक आते आते Marathas had been completely subdued. Peshwa Bajirao II was pensioned off to Bithur near Kanpur. पेशवाशिप खत्म की जाती है. लास्ट पेशवा बाजीराव II को हटा देते हैं, पूना उससे ले लिया जाता है. पेशवा बाजीराव II को भेज दिया गया है पेंशन पे पूना में, कैसे निकालकर बिठूर. पेशवा चीफ इज ओवर एंड भोसले एंड होलकर ने सब्सिडरी कंप्लीट फोर्सेस एक्सेप्ट कर ली है. सिंधिया को उन्होंने एलाई बना लिया है. दिस वे
द मराठा एज ए पावर कम्प्लीटली वर ओवर बाई 1818, और जो मराठास के एरियाज़ वगैरह हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐड कर दिए जाते हैं। दिस वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एनलार्ज हो जाती है, और मराठाओं को एक सिंबॉलिक सा पावर देने के लिए एक सतारा का किंगडम पूना से निकाला गया है, और शिवाजी की फैमिली के एक प्रिंस को वहाँ पर राजा बना के रख दिया गया है। सतारा वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ पेशवास डोमिनियंस एंड नाउ सतारा इज completely under the control of this East India Company. So Hastings was there around this time, and he also suppressed the menace of Pindari. इसने पिंडारियों का भी दमन किया है। He suppressed the menace of Pindaris. ये छोटे छोटे पॉइंट्स ज़रूरी हैं जानना। यूपीएससी बहुत छोटी छोटी बातें भी एग्ज़ाम को डिफरेंट बनाने के लिए दे हैव स्टार्टेड आस्किंग। पहले क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। तो अब पिंडारियों का भी दमन किया है। पिंडारीज सेंट्रल इंडिया में कुछ लोग होते हैं जो कंपनी में मराठाओं में सैनिकों के तौर पे काम करते हैं, लेकिन मराठाओं की जो सिस्टम्स हैं वो अब कंपनी के हाथ में आ गए हैं। उनकी फोर्सेस वहाँ होंगी, सब्सिडरी फोर्सेस, तो इनका एम्प्लॉयमेंट हुआ है, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट वॉज देयर ऑफ दिस पीपल कॉल्ड पिंडारीज। सो दे स्टार्टेड द लाइफ ऑफ प्लंडर एंड लूटिंग। लूट पाट का सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया है। इट assumed such a big proportion that it had become a law and order problem for the East India Company. तो इनका दमन कर देता है हेस्टिंग्स। उसने पिंडारियों का भी दमन किया है। पिंडारी सैनिकों के तौर पे काम करते थे, बहुत बड़े स्तर की प्रॉब्लम हो गई थी पिंडारियों की। दिस वे द इश्यू ऑफ पिंडारीज केम टू एन एंड। तो देयर वॉज दिस हेस्टिंग्स जिसने मराठाओं को सबड्यू कर दिया है, और ब्रिटिश पैरामाउंट से एक पैरामाउंट पावर है ब्रिटिश इन इंडिया, एंड ही ऑल्सो सप्रेस द मीनेस ऑफ पिंडारीज। पिंडारियों का उसने दमन कर दिया है। अब मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया है 1773 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हो गया है। अब कंपनी का चार्टर इशू करना है, इसलिए कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट तो पास कर दिया है, उसका अमेंडमेंट हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, लेकिन अब चार्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल में लेने के लिए चार्टर एक्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। चार्टर एक्ट्स पास हुए हैं, इस तरीके से शुरू होता है सिलसिला ऑफ चार्टर एक्ट्स, और पास होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, पहला चार्टर एक्ट। तो कंपनी को और कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बाय दिस एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट से, उसकी पावर emphasized over the governors of Bombay and Madras. Now they have to be under the complete subordination of Governor General of Bengal. सिंबॉलिक पावर थी, बट अब उसकी पावर को और एम्फेसाइज कर दिया है। जो गवर्नर जनरल को काउंसिल दी गई थी, जिसमें पहले 5 लोग थे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में 4 लोग कर दिए गए थे, उनकी रजामंदी के बिना भी गवर्नर जनरल बॉम्बे मद्रास के डायरेक्शंस जारी कर सकता है। उसकी पावर को मतलब सेंट्रलाइजेशन की तरफ कदम वो बढ़ाते जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि इंडिया में गेन्स होते जा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल पावर को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। देयर वॉज स्टार्टेड बाय दिस एक्ट द सिस्टम ऑफ Code of Regulations, Code of Regulations किए जा रहे हैं। मतलब
लॉ तो नहीं बट लॉ जैसे कुछ डायरेक्शंस एंड रेगुलेशंस हैं वो दिए जा रहे हैं. दीज रेगुलेशंस will be written and will specify about the rights of people, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उनके जनरल राइट्स हैं, ये रिटन तौर पर स्पेसिफाई किए जाएं और इनका ट्रांसलेशन इनटू वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में हो. वर्नेकुलर मतलब देशी भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन हो ताकि पब्लिक भी इनके बारे में अवेयर हो पाए. तो कोड ऑफ रेगुलेशंस का सिस्टम शुरू किया गया है. कंपनी अब एक रिटन लॉ के तहत चलेगी और लोगों को भी इनके बारे में अवेयर कराया जाएगा. द पब्लिक शुड नो अबाउट देयर राइट्स ऑफ पर्सनल राइट्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स. तो इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ सिविल लॉ स्टार्टेड, एक तरीके से कह सकते हैं. दैट इज जो पहले राजाओं के रूल्स चल रहे हैं, जो डायरेक्शंस दे दिए गए हैं, उनकी जगह टिपिकल एक लॉ का सिस्टम आ गया है जहां पर किसी की विम्स एंड फैंसीज से फैसले नहीं होंगे और एक रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम देखा गया है. सो 1793 का चार्टर एक्ट जाना जाता है. देयर वॉज सिस्टम ऑफ सिविल लॉ. जो पार्लियामेंट्री लॉ पास करती है वैसा तो नहीं, बट रेगुलेशंस जारी हो गए हैं और रेगुलेशंस रिटन हैं, आम जनता के लिए हैं, वो जानेंगे ताकि उनके अधिकार वगैरह क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं. और ये जो कोर्ट्स वगैरह हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, जो ब्रिटिश कोर्ट्स वगैरह हैं, दे हैव टू decide the things as per these regulations. इन्हीं regulations के तहत उनको ये फैसले करने हैं. ऐसा कर दिया गया है भाई चार्टर एक्ट ऑफ 1793. ये पास हो गया और आने वाले 20 साल के लिए और नेक्स्ट 20 years कंपनीज privileges एक्सटेंडेड, मतलब 20-20 साल में आया करेंगे चार्टर कानून. ये पहली बार हुआ है. इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट था, फिर अमेंडमेंट हुआ पिट्स इंडिया एक्ट में, कोई ड्यूरेशन नहीं है. अब 20 साल बाद मतलब 1813 में अगला चार्टर कानून आएगा. तो यहाँ चेंजेस ये हुए हैं कि एक रेगुलेशन का सिस्टम शुरू हो गया है और लॉस के तहत कंपनी काम करेगी और लोगों को भी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी. Now, Charter Act of 1813, एक और चार्टर एक्ट पास हुआ है 1813 का चार्टर कानून. 1813 कंपनी के रूल को एबॉलिश करने की बात चल रही है, तो 1813 का एक चार्टर कानून पास होने की बात हुई है. पहले भी कोशिश की गई थी 1793 के चार्टर कानून में, बट फाइनली 1813 में एक चार्टर कानून पास हुआ है जिसमें एक क्लॉज आया है कि कंपनी के रूल को ख़त्म करने की बात इंग्लैंड में चल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर लॉ में ये मेंशन कर दिया गया है देयर इज अनडाउटेड सोवरेंटी ऑफ क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज. जो कंपनी के पोजेशंस हैं उनके ऊपर क्राउन की सोवरेंटी है, ये स्पेसिफाई कर दिया गया है. पहले सिंबॉलिक थी, अब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सोवरेंटी ऑफ क्राउन है कंपनी की टेरिटरीज के ऊपर. मतलब कंपनी को हटाने की कोशिश पहले से चल रही है, बट ग्रेजुअली के एक्शंस लेते जा रहे हैं. तो वन क्लॉज वॉज दिस, देयर इज अनडाउटेड सोवरेंटी ऑफ क्राउन ओवर द कंपनीज पोजेशंस इन इंडिया. जो कंपनी के पोजेशंस हैं उसके ऊपर क्राउन की सोवरेंटी का ये रिफ्लेक्शन दे दिया गया है. मोरओवर कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स हैं, ट्रेड मोनोपोली है, वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट
दे आर अलाउड टू ट्रेड विद चाइना एंड टी। जो चार्टर मिला था उनको कि दे हैव एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद इंडिया वॉज एबॉलिस्ड, क्योंकि वहाँ पर फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल पे काम होने लगा है इंग्लैंड में, और न्यू लॉबीज आर देयर। दे ऑल्सो वांटेड टू हैव द बेनिफिट ऑफ इंडियन मार्केट। वो इंडियन मार्केट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अब वो सब लॉबी कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि एक कंपनी के पास मोनोपोली क्यों है, हमारे लिए भी व्यापार खोला जाए। तो उस प्रेशर को वो सकम कर जाती है वहाँ की पार्लियामेंट, और 1813 के चार्टर एक्ट में फ्री ट्रेड हो जाता है इंग्लैंड की सारी कंपनियों के लिए। तो कंपनी की मोनोपोली जो उनको रॉयल चार्टर से मिली थी वो एबॉलिश हो जाती है। सिर्फ चाइना और चाय का व्यापार कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, बाकी और सारे एरियाज इंग्लैंड की कंपनियों के लिए खोल दिए जाएंगे। दिस वे फ्री ट्रेड का आगाज़ हो जाता है। नाउ इंडिया वॉज मेड फ्री फॉर ऑल द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड टू ट्रेड विद। अब यहाँ इंग्लैंड की सारी कंपनियाँ आकर व्यापार कर सकती हैं। अब कंपनी की जो मोनोपोलिस्टिक पावर है वो ख़त्म, अब उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर रहेगी। उनकी सारी ट्रेडिंग पावर ख़त्म कर दी जाती है। इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 is one more step towards abolition of companies rule in India. अब now onwards company shall only be a एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एक तरीके से थोड़ा बहुत व्यापार उनके पास अधिकार है। बाकी अब इंग्लैंड की कंपनियां भारत में आएंगी, पैसा इन्वेस्ट करेंगी, जिसके बदले उनको डिविडेंड मिलेगा, और भारत का एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता चला जाएगा। मोर एंड मोर कंपनीज विल इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया एज नाउ दे आर अलाउड टू ट्रेड विद इंडिया। इसी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ही रेलवे भारत में शुरू करवा दिया जाएगा। नाउ दे ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन से इंडियन रेवेन्यूज में से 1 लाख रुपए नेटिव एजुकेशन के लिए ईयर मार्क किया गया है। कंपनी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि 1 लाख रुपए सालाना दे हैव टू यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेटिव एजुकेशन। उनकी साइंस एजुकेशन के ऊपर, नेटिव एजुकेशन के ऊपर ये 1 लाख रुपए खर्च करना होगा। ये बड़ा एक और फैसला आया है जो एजुकेशन के बारे में, इंडियन एजुकेशन के बारे में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में स्पेसिफाई हुआ था। साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया गया है। नाउ दे कैन कम एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। 1793 के चार्टर एक्ट में क्लॉज डालने की बात थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भेजा जाए, बट उस समय उसको रोक दिया गया था। नाउ क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली बोल दिया गया है, नाउ दे कैन कम एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। आप देखेंगे ग्रेजुअली जो एजुकेशन है, और ये एजुकेशन और प्लस क्रिश्चियनिटी ये साथ साथ चलेंगे। क्रिश्चियन मिशनरीज ही एजुकेशन की जिम्मेदारी संभाल लेंगी, और क्रिश्चियन और इंग्लिश एजुकेशन का सिलसिला चल निकलेगा। आपको पहले बताया था कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ शुरू में डिसअलाउ करती थी, जिसकी वजह से जो डैनिश कॉलोनी थी श्रीरामपुर आपको बताया था कल एक लेक्चर में, तो वहाँ पर ये काम होता था। अब यहाँ पर ओपन कर दिया गया है दैट नाउ क्रिश्चियन मिशनरीज कैन कम इन इंडिया एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो दिस वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिससे अब कंपनी के और अधिकार ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। फिर आता है एक गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वॉज देयर अराउंड दिस टाइम। विलियम बेंटिक इंग्लैंड में इस समय रिफॉर्म की एज चल रही है, वहाँ के रिफॉर्म्स का जो सिस्टम है वो इंडिया में भी लागू हुआ, ऐसी वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं। इस रिफॉर्म्स के तहत काम होने लगता है, और 1829 में पास हो जाता है रेगुलेशन नंबर 17 ऑन एबॉलिशन ऑफ सती। रेगुलेशन नंबर 17, जिसे सती एबॉलिशन एक्ट कह देते हैं। तो बेंटिक ने सोशल रिफॉर्म का जिम्मेदारी उठाई है, और उसने एक रेगुलेशन पास कर दी है
दिस इज कॉल्ड एबोलिशन ऑफ सती बिकॉज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के सपोर्ट में ये काम हुआ है। एंड राजा राम मोहन रॉय ने एविडेंसेस दिए हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स। उन्होंने कहा है कि इवन शास्त्र डू नॉट अलाउ, इवन स्क्रिप्चर्स डू नॉट अलाउ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो राम मोहन रॉय ने एक 1818 में लिखा है और शास्त्रों की मदद से जस्टिफाई किया है कि सती हर तरीके से गलत है। तो विद द हेल्प ऑफ दोज एविडेंसेस, विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑफ दिस, बेंटिक ने सभी ऑफिसर्स को बोला है कि आप अपने अपने व्यूज़ दीजिए, कहीं कोई अनरेस्ट पैदा ना हो जाए। सबने बोला है इवन पीपल आर रेडी, यू कैन गो फॉरवर्ड दिस वे। सती वॉज अबॉलिश्ड in 1829 by regulation number 17 by in the time of Bentinck. However, it was opposed by राधा कांत देव। राधा कांत देव एक धर्म सभा नाम की संस्था चलाते हैं। राधा कांत देव ने इसको अपोज किया है। द ब्रिटिश हैव नो राइट टू इंटरफियर इन आवर सोशल सिस्टम। ब्रिटिश को हमारे सोशल सिस्टम्स में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इवन इट वॉज चैलेंज्ड इन प्रिवी काउंसिल, जो इंग्लैंड में हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है इंडिया के लिए, प्रिवी काउंसिल, वहाँ भी इसको चैलेंज किया गया था। 1832 में ये हार गए हैं, डिफीट हो गए हैं और ये एक्ट चलता है। शुरू में ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था 1829 में। इट वॉज इनिशियली इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बाद में ये मद्रास और बॉम्बे में भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। याद रखेंगे, इनिशियली इट वॉज इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, लेटर ऑन एक्सटेंडेड टू बोथ बॉम्बे एंड मद्रास ऑल्सो। तो बेंटिक का सबसे इंपॉर्टेंट काम एबॉलिशन ऑफ सती इन 1829 बिकॉज एट द इंस्टेंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय। 1833 में एक और चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ इट वॉज द कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो चाइना और चाय के व्यापार की मोनोपोली है वो भी खत्म कर दी जाती है। नाउ कंपनी इज कंप्लीटली ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे काम करेगी। 1813 के बाद अब उनके ये अधिकार भी खत्म हो गए हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया में एक्सपेंशन होने लगा है, ज़्यादा टेरिटरीज हैं, पावर का कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मैंने एक्सपेंशन का फेज़ बताया था वेलेस्ली हेस्टिंग्स का, अब कंसोलिडेशन का फेज़ शुरू हो गया है इन द फॉर्म ऑफ दिस। नाउ एक सिंगल हेड होना चाहिए, इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये शो किया गया है। नाउ देयर शुड बी कंसोलिडेशन। सो अब बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये पास हो गया है इसमें। और जो लॉ मेकिंग का सिस्टम कुछ शुरू हो जाएगा और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी उसमें एक लॉ मेंबर भी ऐड हो जाएगा। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो लॉ मेकिंग बॉडी हो जाएगी। फॉर्मल लॉ सिस्टम तो 1853 में शुरू होगा, लेकिन एक लॉ मेंबर सेपरेटली ऐड हो गया है इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। और लॉ मेकिंग के लिए एक लॉ कमीशन भी अपॉइंट कर दिया जाएगा। लॉ कमीशन हेडेड बाय टीवी मकॉले। लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड अराउंड दिस टाइम। तो लॉ मेकिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है और ये काउंसिल जो है ये पूरे भारत के लिए लॉ बनाएगी। ग्रेजुअली रेगुलेशंस की जगह लॉ आने शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन को लेके थोड़ी सी इसी में एक पॉइंट और भी है कि नाउ नेटिव्स ऑफ इंडिया को भी सिविल सर्विसेज में जगह दे दी जाएगी। एक क्लॉज ये भी कह रहा है कि नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट और क्रीड सो फार एज एम्प्लॉयमेंट अंडर द क्राउन इज कंसर्न। ये क्लॉज आ तो गया है कि इंडियंस को सरकारी नौकरी में जगह दे दी जाएगी, बट ये जब तक कंपनी का रूल रहेगा ये एक्चुअली
एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इवन दो क्लॉज वॉज फाउंड कि नेटिव्स को सिविल सर्विसेज में जगह दे दी जाए, उनको क्राउन के अंडर में किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। तो चार्टर कानून पास हो जाता है 1833 का, जिससे लॉ मेकिंग का इम्पोर्टेंस शुरू हो जाएगी और पूरे भारत में एक सिंगल हेड के तौर पे काम होने लगेगा बाई चार्टर एक्ट ऑफ 1833। एजुकेशन को लेके और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जारी होती है जिसमें मकॉलेस मिनट्स ऑन एजुकेशन पास कर दिया गया है 1835 में। इशू क्या थी? इशू ये थी कि एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटल कंट्रोवर्सी क्या है? इंग्लिश एजुकेशन एम्फेसाइज हो या इनकी नेटिव एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज हो। एक ग्रुप कह रहा है कि जो इंडिया का ओरिजिनल नेटिव एजुकेशन सिस्टम है उनकी भाषाओं में, उन्हीं के लिटरेचर में वो किया जाए। एक कह रहा है इट शुड बी इंग्लिश एजुकेशन। इसको, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है हेडेड बाय टी.बी. मैकॉले कि क्या होना चाहिए। मैकॉले ने बोला है इट शुड बी इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया और इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं यहाँ पर। इंडियन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द लवर एंड अप्रिशिएटर ऑफ द इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ड्रेसेस। वी शुड हैव ए क्लास ऑफ पीपल हु आर ब्राउन इन कलर बट दे शुड हैव टेस्ट ऑफ फॉर इंग्लिश थिंग्स, जिससे हमारे कल्चर का यहाँ पेनिट्रेशन होगा, हमारे व्यापार का भी पेनिट्रेशन होगा। दिस वे देयर शुड बी इंग्लिश एजुकेशन। तो उस रिपोर्ट का नाम था मकॉलेज मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835, जिससे भारत में शुरू होती है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश भाषा में शुरू हो जाती है 1835 में। सो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी का संबंध किससे है? इंग्लिश एजुकेशन। एक ग्रुप कह रहा है कि ओरिएंटल एजुकेशन हो, यहीं के सब्जेक्ट यहीं की भाषाओं में पढ़ाए जाएं। एक कहता नहीं, अंग्रेजी सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी है। इसका रिजोल्यूशन होता है, कमेटी बनती है, मैकॉले चेयरमैन है। दिस वे फॉर द स्टार्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो दिस वॉज विलियम बेंटिक। 1835 में विलियम बेंटिक यहाँ से चला जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए माना जाता है, सोशल रिफॉर्म की शुरुआत हो जाती है भारत में। उसके बाद 1-1.5 साल के लिए चार्ल्स मेटकाफ रहता है। चार्ल्स मेटकाफ ने इंडियन प्रेस के लिए काफ़ी काम किया है, उसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कह देते हैं। सो दिस इज समथिंग कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन का आखिरी जो कदम होगा वो तब जब डलहौजी विल कैप्चर अदर इंडियन स्टेट्स एंड ही विल कंप्लीट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इन 1856। तो डलहौजी को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आवर कोर्सेज आर गोइंग ऑन। हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह के। यू कैन ज्वाइन देम। वी आर स्टार्टिंग prelims test series for 2021 सिविल सर्विसेज। एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसपे टेस्ट होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स के टेस्ट हुआ करेंगे एवरी संडे। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th फरवरी 2021 ये शुरू हो गई है। इसकी डिटेल्स आपको prepon.in पे मिल जाएंगे, शेड्यूल मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन। बहुत नॉमिनल कॉस्ट इसकी है। द होल टेस्ट सीरीज विल बी 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। यू कैन ज्वाइन। हर संडे ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेगा। आपको कंपैरेटिव अपनी रैंकिंग स्कोर वगैरह भी मिलता रहेगा इसमें, और 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे इसमें, 3 करंट अफेयर्स और 8 फुल लेंथ। मैंने फुल लेंथ टेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। 8 फुल लेंथ टेस्ट हुआ करेंगे आपके, और एवरी संडे को होगा, और आपको रिटन एक्सप्लेनेशंस इसके मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड द रिटन एक्सप्लेनेशंस of this particular test series. So you can join this test series. Very nominal cost is there, 1000 rupees including GST for
all the test. I have given emphasis on full length test. Full length test पे emphasis मैंने ज़्यादा दिया है. So this is all for today. Thanks a lot.